लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट भी इसे कहते हैं। ये 1916 में हुआ था। यहाँ पे समझौता क्या क्या हुआ था ये देख लेना है। देखिए, जो लखनऊ समझौता हुआ था, असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में सेशन था। तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पे क्या खास हुआ था, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। अब सवाल है कि दोस्ती क्यों हुई, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग तो मुस्लिम मुस्लिम की बात कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यह आरोप था कि हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू की बात कर रही है। हुआ ऐसा था, कुछ रीजन है इसके कि क्यों मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस आमने सामने आई थी। पहला रीजन ये कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया था 1914 से, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो पार्टी आमने सामने थी। एक थी एक्सिस पावर और एक थी सेंट्रल पावर। एक्सिस और सेंट्रल आमने सामने थे। तो ये एक्सिस पावर वाले देश थे। इसमें मोटे तौर पे ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, इटली, जापान, ये सब थे। और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और सबसे मेन है ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन लोग जो हैं, इन लोगों का मुख्यालय कहाँ पे है, टर्की में जो एक शहर है कुछ इस्तांबुल, वहां पे था। और ऑटोमन जो एम्पायर का जो सुल्तान था उसे कहते थे खलीफा। और दुनिया भर के मुसलमान इस खलीफा वाले जो ये खलीफा व्यक्ति था, इसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, धार्मिक गुरु मानते थे। अब इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में देखो, ब्रिटेन किसके खिलाफ लड़ा है, ऑटोमन के खिलाफ लड़ रहा है। और ऑटोमन को धार्मिक गुरु कौन मानते हैं, दुनिया भर के मुस्लिम जो है ऑटोमन को के जो खलीफा है उसको धार्मिक गुरु मानते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपके गुरु के खिलाफ लड़ेगा तो वो तो आपको दुश्मन होगा ही। तो ब्रिटेन इनके गुरु के खिलाफ लड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो मुस्लिम भाई ब्रिटेन के दोस्त कैसे रह सकते हैं, मुस्लिम कैसे ब्रिटेन यानी भारत में जो ब्रिटेन लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। और फिर एक कहावत आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भाई इस समय ब्रिटिश का दुश्मन कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि हमने देखा है कि 1900 मतलब स्वदेशी मूवमेंट के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई ज्यादा इज्जत नहीं रहेगी। ब्रिटेन वाले मतलब ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की इज्जत नहीं कर रही। तो पहला रीजन ये है कि इसलिए मुस्लिम और लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा यार एक साथ मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं। क्योंकि भैया देखो ब्रिटेन जो है वो हमारे ऑटोमन साम्राज्य का जो व्यक्ति है खलीफा, उसके खिलाफ लड़ रहा है। और इसमें इसी की बात, इसी के चक्कर में खिलाफत आंदोलन भी होगा, भी मैं समझा दूंगा क्या होता है। तो पहला तो रीजन ये है। दूसरा ये कि 1909 का जो एक्ट आया था, ये मैंने पढ़ा दिया है। उस एक्ट में मुस्लिम लीग ने बोला था कि जो गवर्नर जनरल की सॉरी वाइस राय की जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें दो भारतीयों को रखो, एक मुस्लिम एक हिंदू। लेकिन 1909 में क्या हुआ था, एक ही भारतीय की एडिशन हुआ था, और जिसमें एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जो कि वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। और मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी, एक मुस्लिम को ही बनाओ। तो ये उनकी बात नहीं मानी गई, तो इसलिए खफा थे। ठीक है। तो मोटे तौर पे दो कारण थे, इसलिए मुस्लिम लीग को लग रहा था कि ब्रिटेन जो है ना, ये हमारा सगा नहीं रहेगा, ये इसकी जो सरकार हम ये है, ये हमारा साथ नहीं देगी। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ दोस्ती कर लेते हैं। और मुस्लिम लीग को उस समय लीड कर रहे थे कौन, मुस्लिम लीग को उस समय लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक थी, इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी आए थे। और यहाँ पे एक बातचीत हुई, समझौता हुआ कि हम दोनों साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। ये अंग्रेज विदेशी हैं, अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, हमें अपना देश चाहिए। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दोस्ती हो गई, और इसी को कहा जाता है लखनऊ समझौता। और इसमें सबसे मेन रोल निभाया था जिन्ना साहब ने। इसीलिए जो कृपलानी थी, सुचिता कृपलानी सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने जिन्ना को क्या बोला था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये प्रॉफिट है, ये पैगंबर है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर है। ये नायडू ने जिन्ना को इसलिए कहा था कि इन्होंने देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती करा दी। तो लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। उसके प्रिसाइडिंग कौन थे, कौन इसको लीड अध्यक्ष थे उस बैठक के, अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पे क्या क्या बातें हुई ये आपको क्लियर हो गई।
क्लियर होगा कि नहीं बता दीजिए। यस सर। अब गांधी पे चलते हैं। जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आ गए। इसलिए हर वर्ष, अब तो ऐसा है कि हर 2 वर्ष में सरकार बनाती है, लेकिन मोटे तौर पे हर वर्ष हम इस दिन को याद करते हैं किस रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रवासी, सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति जो विदेश गया और वापस आया, वो गांधी है। उससे बड़ा कोई नहीं है आज तक, है ना। तो गांधी इस दिन 9 जनवरी को भारत वापस आए थे, इसलिए इस दिन को हर वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। तो गांधी 9 जनवरी 1915 को आ गए। और मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये इनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, लेकिन जब ये जनवरी को आए तो मेरे ख्याल से फरवरी, इसी साल की फरवरी में गोखले साहब का देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो गांधी बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करते कि यार भारत आए, इनके कहने पे गोखले साहब ने इनको बोला था, आओ यार गांधी तुम कब से। गांधी असल में क्या 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे, 1893 में। बीच बीच में भारत आया करते थे, लेकिन 1893 से लेकर 1915 तक लगभग 22 साल ये व्यक्ति बाहर रहा। इतने लंबे समय से बाहर रहा, वहाँ बहुत बड़ा इन्होंने मूवमेंट लीड किया। और वहाँ पे जिसे कहते हैं फिनिक्स आश्रम बनाया, टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया। वहाँ पे जो लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया। वहाँ बहुत बड़ा नाम हो गए थे गांधी। गांधी को दुनिया जाने लग गई थी साउथ अफ्रीका से ही। तो गोखले ने बोला यार तुम अपने देश में कुछ करो यार, देश में दिक्कत है। तो गोखले के कहने पे गांधी वापस आते हैं, और गोखले का 1 महीने बाद देहांत हो जाता है। तो गांधी बड़े टूट से आते हैं। तो गांधी क्या बोलते हैं, गांधी जाते हैं साबरमती में, और साबरमती मतलब अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में। और यहाँ पे बोलते हैं ठीक है भैया। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके 1915 से एक्टिव हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, पहले देश घूमेंगे, अपनी वाइफ को लेंगे, अपने जो अपने पर्सनल असिस्टेंट थे देसाई साहब, उनको लेंगे और पूरा देश घूमेंगे, ट्रेन से घूमेंगे और पूरा देश घूमेंगे और देश की समझेंगे। क्योंकि गोखले ने इनको कहा था, गांधी तुम आए हो साउथ अफ्रीका से, तुम बहुत सालों बाद यहाँ पे आए, पहले इस देश को जान तो लो। तो ये इनके कहने पे, गोखले के कहने पे पूरे देश की यात्रा करेंगे, ट्रेन से यात्रा करेंगे, देश को समझेंगे भाई, यहाँ की आबो हवा कैसी है, लोग कैसे हैं, क्या दिक्कतें हैं, साउथ इंडिया में क्या दिक्कत है, नॉर्थ इंडिया में क्या दिक्कत है, सब देखेंगे। और साबरमती आश्रम में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद क्या होता है, अब गांधी का युग शुरू होता है। गांधी का युग हम कहते हैं, गांधी का जो युग शुरू होता है 1917 से शुरू होता है। 1917 से क्या खास हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, गांधी क्या रहते हैं, अपने साबरमती आश्रम में रहते हैं। तो पहली हम बात कर रहे हैं चंपारण की। 1917 में हम बात किसकी कर रहे हैं, चंपारण की बात कर रहे हैं। चंपारण बिहार में एक जिला है, पूरा जिला है चंपारण। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो किसान थे, इनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील यानी इंडिगो की खेती कराई जाती थी। अब ऐसा नहीं कि ये अभी कराई जा रही, जब से अंग्रेज आए हैं नील की खेती 1750 से अंग्रेज करवा रहे हैं भारत में, 1750 से। और नील जो होता है, इसमें काफी पहले तो इसकी कीमत बहुत अच्छी थी। उस समय डाई तो आया नहीं था, सब सफेद कपड़े पहनते थे, और सफेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। तो उनको गंदे होने से बचाने के लिए, या पीला पड़ जाए कपड़ा, इससे अच्छा हम नील में डालते हैं। आप लोगों ने ऐड सुना होगा, 4 बूंदों वाला उजाला। तो उजाला जो है नील है, तो इसकी बहुत मांग थी दुनिया भर में। और भारत का जो नील था बेस्ट क्वालिटी का था। तो यहाँ पे अंग्रेज भारतीय किसानों को पैसा दिया करते थे और वो नील उगाते थे। लेकिन नील के साथ दिक्कत ये होता है, ये जमीन को बंजर कर देता है। मतलब 3-5 साल अगर आपने नील उगा लिया अपने खेत में, तो उस जमीन को बंजर कर देगा। क्यों, इसके जो बीज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो हमारी जमीन का जो पीएच लेवल है, सॉइल का जो पीएच लेवल है, उसको थोड़ा डिसबैलेंस कर देते, तो बंजर हो जाती है। लेकिन किसान को पैसा मिल रहा था और पूरे खेत में उगाना नहीं था, कुछ एक हिस्से में उगाना होता था, तो वो उगा रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब 1917 का वक्त आ गया है। अब तक क्या हो रहा है, अंग्रेज फुल फॉर्म में है। और इसी बीच में मैंने बोला था 1914 में क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया है। तो अंग्रेजों का खर्चा ही बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अंग्रेज भी लड़ रहा है वहां पे। दूसरा क्या हुआ, 1915 में एक चीज और होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1915 में क्या होता है, जो जर्मन्स के लोग हैं, जर्मन्स जर्मन्स इन लोग आर्टिफिशियल नील बना लेते हैं। आर्टिफिशियल मतलब अभी तक हम नील कैसे बना रहे हैं, उगा रहे हैं, खेतों में उगा रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब लैब में इन्होंने नील बना ली। और जर्मन ने इसकी खोज करी कि भाई लैब में कैसे नील बना सकते हैं, हमें खेतों की जरूरत ही नहीं है, हमें नील के पौधे लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब इन्होंने बनाया तो भैया नील की आवश्यकता पूरे देश दुनिया को थी, और इन्होंने लैब में नील बना दिया और नील वो सस्ता पड़ा। और जब इन्होंने जर्मन्स ने ऐसा किया तो दुनिया भर में धूम मच गई, जर्मन्स का नील बिकने लगा। जर्मन के नील की बहुत मांग हो गई, भी सस्ता था और जितना चाहे उतना उगा लो। तो जो भारत के जो नील किसान थे, इनके साथ बकायदा करार हुआ करता था, और इस करार को कहते थे 3 कठिया सिस्टम। इनके साथ एक प्रोसेस चली आ रही थी, इसका नाम था 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया पद्धति। क्या है ये बताता हूँ। तो अब क्या हुआ,
ये किसान तो उगा ही रहे थे नील, इनको बकायदा पैसा मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके साथ शर्त ये थी, पहले तो कटिया क्या होता है, कटिया मतलब होती है लकड़ी, मेरे ख्याल से 6 या 7 फुट की लकड़ी होती है, उसको एक काठी कहते हैं। तो 20 काठी का बराबर 1 बीघा होता था, 1 बीघा में 20 काठी आती थी। ये एक तरह का मेजरमेंट का यूनिट था जमीन को नापने का अंग्रेजों के समय पे, अब नहीं चलता ये काठी सिस्टम। तो 1 बीघा मतलब 20 काठी, तो 3 काठिया में क्या था, अपने 1 बीघे में 3 काठी में आप क्या लगाओगे, नील लगाओगे, मतलब 20 काठी बराबर 1 बीघा, तो 3/20 हिस्से में आप क्या लगाओगे, नील लगाओगे। ये सिस्टम था, किसान को भी ठीक था, कभी ये ठीक है पैसा वैसा मिल रहा है, किसान भी कर रहा था। लेकिन जब ये जर्मन्स की नील बिकने लग गई, तो भाई भारतीयों की नील की डिमांड कम हो गई। जब नील की डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे जो नील की खेती करवा रहे थे, ये पेमेंट करने पे, ये भुगतान करने में आनाकानी करने लगे। किसान से नील उगवा ले रहे हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे, पैसा दे रहे तो कम दे रहे हैं, वादा किया था 5 रुपए देंगे, दे 1 रुपए रहे हैं। किसान ने बोला भाई ऐसा क्यों कम कर रहे हो, तो बोल रहा हम क्या करें यार, जर्मन वालों ने नील बना ली है, अब तुम्हारी नील की जरूरत ही नहीं है। तो किसान ठगा महसूस किया, बोला तुम्हारे चक्कर में मेरी जमीन बंजर हो गई, तुम्हारे चक्कर में मैंने कुछ और नहीं उगाया। क्योंकि इसमें क्या था, 3/20 में हिस्से में नील उगानी, बाकी जो 17 हिस्सा बचा उसमें आपको जो उगाना उगाओ, 17 काठी में जो उगाना उगाओ। तो किसान भड़क गए, किसान क्या होगा, भड़क गए कि भाई इनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब ये जो चंपारण के किसान थे, देखो नील की खेती बंगाल में हो रही थी, बिहार में हो रही थी, उड़ीसा में हो रही थी, अवध में हो रही थी, लेकिन चंपारण के जो किसान थे, इनमें से एक लीडर था, इसका नाम था अच्छा नाम था इनका यार, राम जी, श्री राम शुक्ल, राम शुक्ल, देख लेना यार क्या नाम है इनका, राम से नाम है कुछ, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इनके लीडर पहुंचते हैं गांधी जी के पास, थोड़ा स्टैटिक आप लोग देख लेना। गांधी जी के पास पहुंचते हैं, बोलते गांधी जी आप यार कुछ चलो चंपारण में, चलो यार चंपारण में ये हम लोग को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं, क्योंकि किसान मना कर दिया भाई तू पेमेंट नहीं देगा तो हम खेती नहीं करेंगे। तो अंग्रेज बोलता नहीं, खेती तो करनी पड़ेगी, पेमेंट मिले से नहीं मिले। इनका नाम कोई देख के बता सकता है मुझे, कौन गए थे इनके पास, गांधी जी के पास, राम से नाम है उनका, श्री राम। तो ये पहुंचते हो, गांधी जी बोलते ठीक है यार चलते हैं। तो गांधी जी 1917 में कहा जाते हैं, चंपारण जाते हैं। क्यों जाते हैं चंपारण, ये आपको रीजन क्लियर हो गया चंपारण में हो क्या रहा था। अब जब चंपारण ये पहुंचते तो गांधी जी का भैया एक सिंपल सा इनकी एक प्रोसेस है, इनकी मतलब एक प्रक्रिया है। ये कहीं भी जाते हैं ना, पहले बाकायदा रिपोर्ट तैयार करते थे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दे मान लेंगे, नहीं, रिपोर्ट तैयार करते। रिपोर्ट कैसे तैयार करते, सर्वे करके, भाई आपको क्या दिक्कत है, घर घर जा रहे हैं, इनकी टीम के मेंबर्स जा रहे हैं, नाम पूछ रहे, पता पूछ रहे, क्या दिक्कत है, सब कुछ देख रहे, सर्वे करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते। फिर ये रिपोर्ट दिखाते थे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, कि भैया देख लो, हम हवा में बात नहीं कर रहे, ये हमने रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट के हिसाब से बात सही है। तो ये जहां भी गए गांधी जी या गांधी जी की टीम गई है, उन्होंने पहले वहां पे सर्वे किया है, फिर रिपोर्ट तैयार की, फिर रिपोर्ट के दम पे, मतलब हवा में बात नहीं करते थे कि अंग्रेज तुम पैसा कम कर दो, अंग्रेज तुम छोड़ दो, ये सब नहीं। और इन्होंने रिपोर्ट तैयार करते, तो यहाँ भी गांधी जी के, गांधी जी की टीम में यहाँ पे इनकी टीम में एक सबसे मेन जो व्यक्ति था उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, यानी इनको हम कहते हैं राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद इनकी टीम में थे, युवा लड़के थे उस समय, और बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनकी टीम में थे, चंपारण की टीम में। तो ये वहां पे गए, वहां पे सर्वे किया, और सर्वे में पता चला कि हाँ यार किसानों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, नील की खेती से उनको दिक्कत हो रहा है, उनकी पेमेंट भी नहीं आ रही, जमीन भी खराब हो रही। तो इन्होंने वहां पे ये रिपोर्ट सर्वे कर प्रेजेंट कर दी वहां के ऑफिसर को। तो फिर वहां पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, बोला कि भैया ये आदमी आके यहाँ पे वायलेंस फैला रहा है, यहाँ पे जिसे कहते हैं उपद्रव कर रहा है। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, फिर गांधी जी पर ट्रायल चला, कोर्ट ले गए। तो कोर्ट में जज बोलता है कि भैया गांधी जी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ भाई मुझे अपनी सफाई में ये कहना है कि मैं गुनहगार हूँ, तो मैं हिम्मत है तो मुझे जेल में डालो। क्योंकि गांधी जी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी कि गांधी जी जब कोर्ट के अंदर पेशी चल रही थी तो पूरी कोर्ट को घेर लिए थे लोग। तो जज के भी हाथ पर फूल गए कि भैया ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि गांधी को पता था कि भैया ये मुझको अगर पकड़ेंगे ना तो जनता सामने खड़ी है। फिर वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पूरे बिहार का, उसने गांधी जी को बोला ठीक है यार छोड़ो हटाओ, गांधी जी को रिलीज कर दिया। और गांधी जी को बोला आप जो सर्वे वर्वे कर रहे करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चंपारण के किसानों के लिए किसान समिति बनी थी, एक इंडिगो कमीशन बना था, आयोग बना था, इंडिगो कमीशन बना था कि भैया ये, इसमें गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया गया था। और गांधी जी ने अपनी सारी रिपोर्ट रखी और बताया कि भैया यहाँ के किसानों को साथ दिक्कत है, और आप इनका जो लगान है वो माफ करिए और इनको कुछ मुआवजा दीजिए। तो फिर गांधी जी की मेहनत की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो किसानों का 3 कठिया सिस्टम है इसको खत्म कर दिया गया। बाकायदा एक नया कानून आके 3 कठिया सिस्टम खत्म कर दिया गया कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, जिस किसान को बोना है वो, जिस किसान को नहीं बोना नहीं बोए। और इनको इनका लगान माफ कर दिया गया उस साल का।
माफ मतलब बहुत थोड़ा कम कर दिया गया। और साथ में ये कहा गया कि भैया ये जो गांधी जी की सर्वे रिपोर्ट है ये सब सही है। तो चंपारण गांधी जी की पहली रणभूमि थी। चंपारण गांधी जी की पहली रणभूमि, और चंपारण को इन्होंने फतह कर लिया 1917 में। ये चंपारण क्या था, क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए। रिप्लाई करिए। यस सर, यस सर। ये सर। अब 1918 आते हैं। 1918 में वैसे दो बड़े काम होंगे, लेकिन पहला जो मेन काम है वो है अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। मिल स्ट्राइक कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। अब क्या हुआ था अहमदाबाद में? देखिए अहमदाबाद आज भी इंडस्ट्रियल टाउन है, और तब भी था। 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल बहुत सारे थे, और टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, कॉटन का। अब कॉटन के लिए तो आप देखें कि आपका मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है पूरा गुजरात है, तो कॉटन के लिए फेमस है, ये कॉटन होता है यहाँ पे। तो जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस हो गया था। अब क्या हुआ, 1918 में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग 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 जो बीमारी होती है चूहे से फैलती है, चूहों से फैलती है। ठीक है, और ये महामारी थी उस समय, जिस तरह आज कोविड फैला हुआ उस तरह उस समय ये महामारी थी, चूहों से फैली हुई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, अहमदाबाद में बहुत लोग मर रहे थे। तो जब बहुत लोग मर रहे थे, भाई अब कोई मरेगा, कहीं महामारी फैलेगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग पलायन करेंगे, अपने घर की ओर भागेंगे। जैसे हमने कोविड में देखा कि सब भाग गए अपने घर की ओर, भाई जान बची तो लाखों पाए। तो प्लेग की वजह से अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे वो अपने घर क्यों चले गए। जब घर को चले गए तो अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे, भाई उनको तो काम करना ही है ना। उन्होंने क्या बोला कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे। क्या देंगे, प्लेग बोनस देंगे। ये जो मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ ये 1917 का बैकग्राउंड है, लेकिन 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई है, इसलिए बैकग्राउंड में समझा रहा हूँ। 1917 से प्लेग फैला हुआ था, प्लेग। तो इन्होंने बोला कि हम प्लेग बोनस देंगे, और प्लेग बोनस जो था वो कहीं कहीं 50% मिल रहा था, मतलब आपकी जो सैलरी है उसका 50% एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो बहुत सारे मजदूर लोग यहाँ पे काम करने आ गए। ठीक है भाई, ठीक है काम कर लेंगे, पैसा तो मिल रहा है। जैसे हमने कोविड के समय देखा था, बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स तो घरों तक बस भेज रहे थे, भाई मजदूर वापस आओ। तो प्लेग बोनस मिलने लगा। उसके क्या बात हुआ, 1918 तक प्लेग खत्म हो गया। जब प्लेग खत्म हो गया तो ये जो प्लेग बोनस मिल रहा था, ये जो टेक्सटाइल के मालिक थे उन्होंने बोला अब हम प्लेग बोनस नहीं देंगे आपको, क्योंकि अब तो प्लेग खत्म हो गया। तो यहाँ के जो वर्कर थे भड़क गए, बोले यार प्लेग बोनस नहीं दोगे, ठीक है मत दो, लेकिन महंगाई तो देखो, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चल रहा है, और उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे आज बढ़ गई महंगाई। तो आज तो भले हम आप कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उस समय के लोग तो भड़क गए। बोले यार महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, कम से कम कुछ तो पगार बढ़ाओ। तुम तो 50% बोनस दे रहे थे, कहीं कहीं 70% बोनस मिल रहा था, तुमने बोनस बंद कर दिया, कुछ तो पैसा दो यार हमें। कौन बोल रहे, मिल वर्कर्स बोल रहे। तो अहमदाबाद के जो मिल ओनर थे उन्होंने बोला काम करना है करो, नहीं तो भाग जाओ। तो यहाँ के मिल वर्कर बोलते हैं अहमदाबाद के, हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। तो ये जो टेक्सटाइल वाले मालिक थे इन्होंने बंबई से मजदूर बुला लिए, बंबई से मजदूर बुला के काम करवाने लगे। इनका काम नहीं टक रहा था, बेरोजगारी तब भी थी आज भी है। तो बंबई से वर्कर आ गए, तो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे वो परेशान हो गए, बोले यार ऐसे तो ना नौकरी रहेगी ना बोनस मिलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि है तो सब मजदूर लोग। तो ये लोग पहुंच गए, ये जो अहमदाबाद के वर्कर्स थे ये पहुंच गए अनुसुईया के पास, अनुसुईया सारा भाई के पास पहुंच गए। ये वहां की लीडर थे उस समय। इनसे बोले मैडम कुछ करिए यार। तो अनुसुईया सारा भाई ने बोला यार मैं तो कुछ ना कर पाऊंगी, लेकिन अपने पास एक हीरो है जो कुछ कर सकता है। तो कौन हीरो है, गांधी। इन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, बोले गांधी जी कुछ करो यार, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, बंबई से लोग काम कर, मतलब बुला लिए वर्कर काम करवा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। तो गांधी जी ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो गांधी जी चंपारण से खाली होकर अब कहाँ आ गए, अहमदाबाद वापस आ गए। अहमदाबाद में उनका घर भी है, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद आ गए। जब ये अहमदाबाद आए तो गांधी जी ने फिर क्या किया, फिर उनका वही रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार किया तो सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार की तो पता चला हाँ यार अभिनव मुझे होस्ट बनाओ। यस सर।
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आवाज पहुंच रही है सभी तक? Yes, sir. Yes, sir. बीच में क्या मेरा लैपटॉप से जूम ही आउट कर दिया मुझे। ये जूम भी जूम हो जाता है कभी कभी, भाग जाता है फिर आ जाता है। तो हमने ये देखा कि भैया गांधी जी के पास पहुंच गए सब कोई, और गांधी जी ने क्या किया, रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट में पहले पता किया कि हाँ भाई क्या पेमेंट मिल रही, कैसी मिल रही है। और रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि भैया कम से कम 35% तो इनको क्या मिलना चाहिए, हाइक मिलना चाहिए, सैलरी में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। कितनी? 35%, गांधी जी की रिपोर्ट ने बताया। और इन्होंने अंग्रेजों के सामने रख दिया ये बात कि भैया नहीं, आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अंग्रेज मतलब मिल ऑनर्स के पास, मिल मालिकों के सामने ये बात रख दी। अंग्रेज के लिए नहीं है ये, मिल मालिकों। और मिल मालिक में मोटे तौर पे भारतीय थे और बहुत सारे अंग्रेज भी थे इसमें। मिल मालिक बोले हम 1 रुपया नहीं बढ़ाने वाले, काम करना है करो तो नहीं करो। तो गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला जितने मिल वर्कर से बोला कि भैया अब एक काम करो, कोई भी काम पे नहीं जाएगा, नो वर्क, कोई भी काम पे नहीं जाएगा। जब काम ही नहीं करेंगे ना तो देखते हैं कैसे काम करवा लेंगे और इनका धंधा कैसे चलेगा। तो ठीक है, सबने बोला ठीक है सब, गांधी जी आप कह रहे हैं तो हम काम पे नहीं जाएंगे। तो गांधी जी ने बोला ध्यान रखना कोई काम पे चला मत जाए, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पीछे से निकल जाओ काम पे। लेकिन क्या हुआ, 2-3 ही दिन बीते होंगे, बहुत सारे मजदूर तो बड़े गरीब थे, सब मजदूर वैसे गरीब थे, घर में खाने को नहीं बचा। तो उन्होंने बोला यार हटाओ यार, जो मिल रहा है उसमें चले। तो कुछ मजदूर चले गए काम करने। 2-3 दिन बाद कुछ जो वर्कर्स थे वो चले गए, वर्कर्स काम पे चले गए। और जब गांधी जी को पता चला कि यार कुछ लोग काम पे चले गए, तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। बोला यार मैं तुम लोग के लिए लड़ रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग काम पे चले गए। तो गांधी जी ने उपवास रख दिया, उपवास शुरू कर दिया। ये गांधी जी का पहला उपवास है भारत में, फर्स्ट। क्यों पहला उपवास क्यों है? गांधी जी ने बोला मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे मर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे काम पे जा रहे हो, 2 दिन सह नहीं सकते। तो गांधी जी ने बोला जब तक सारे वर्कर काम वापस नहीं आ जाते, मतलब काम छोड़ नहीं देते, तब तक मैं उपवास रखूंगा। और गांधी जी का उपवास का असर होगा। 2-3 दिन के अंदर सारे वर्कर्स ने काम वापस छोड़ दिया और फिर लग गए कि अब नहीं करेंगे काम, ना किसी को करने देंगे। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि जो मिल मालिक है ना वो मान गए और 35% हाइक दे दिया कि ठीक है भाई 35% आपको बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप काम पे करिए। तो गांधी जी का पहला उपवास कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कब की बात है? 1918 में। ये सब शुरू हुआ है 1918 में, और इसकी लड़ाई 1917 से चल रही है, लेकिन गांधी जी जब एंट्री हुई 1918 में हुई। क्लियर हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? Yes, sir. Yes, sir. इनका क्रम याद रखना, पहले क्या हुआ फिर गांधी जी पे वापस चलते हैं। 1918 का ही साल है, लेकिन अब ये जुलाई अगस्त का साल है, बाढ़। अब ये हम पहुंचते हैं कहाँ पे? खेड़ा पे। खेड़ा, खेड़ा कहाँ पे है? ये भी अहमदाबाद के पास एक जगह है। अब तो अहमदाबाद शहर में सब कुछ आ गया है, लेकिन अहमदाबाद में। अब यहाँ पे क्या हुआ, खेड़ा में जो किसान थे, कौन से किसान थे यहाँ पे? मोटे तौर पे पाटीदार थे। इन किसानों के साथ क्या हो रहा था? लगान बहुत वसूला जा रहा था, लगान लिया जा रहा था, लगान को बहुत बढ़ा दिया गया, जबकि खेती अच्छी हुई नहीं थी। और 1917 में 1918 में तो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, फिर भी इनका लगान बढ़ा दिया गया। तो ये सब परेशान थे, ये सब पहुंचे गांधी जी के पास, ये सब पहुंचे गांधी जी के पास। तो गांधी जी के पास जब पहुंचे तब गांधी जी किसमें बिजी थे? अहमदाबाद वाले में बिजी थे, अहमदाबाद वाला मिल स्ट्राइक में। तो गांधी जी ने किसको बोला? पटेल को बोला, सरदार पटेल को, पटेल यार तुम एक काम करो, जाओ और जाके सर्वे वर्वे शुरू करो, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पटेल आए यहाँ पे सर्वे करना शुरू कर। गांधी ने बोला तुम यहाँ पे काम शुरू करो, मैं अभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक निपटा के आता हूँ। 1918 की बात है, यहाँ पे सर्वे शुरू हुआ। पटेल मतलब सरदार पटेल, सरदार पटेल है ना। इनको सरदार की उपाधि बाद में दिलाऊंगा, 10 साल बाद 1928 में उपाधि मिलेगी इनको सरदार की, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है। तो सर्वे शुरू किया, सर्वे में पता चला हाँ यार यहाँ पे मतलब खेती तो हुई नहीं है और अच्छी उपज ही नहीं है भैया, सूखा पड़ गया, उपज ही नहीं है, किस बात का लगान। तो इन्होंने सर्वे रिपोर्ट बनाई, सब लोगों से पूछा पाछा, फिर गांधी जी को प्रेजेंट किया कि गांधी जी बात सही है, यहाँ पे किसानों के पास तो कुछ है ही नहीं खाने पीने को, और इनको लगान कैसे देंगे। तो गांधी जी ने भाई ये सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश के सामने, कि भैया ये देख लो, पता नहीं तुम लोग किस दुनिया में रहते हो, यहाँ पे तो खेती नहीं हुई, अकाल पड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? और ब्रिटिश ब्रिटिश अपनी मस्ती मस्ती कि नहीं नहीं हम तो लगान लेंगे, और लगान लेंगे। तो भैया गांधी बोले कि भैया आप कोई लगान नहीं देगा। क्या नहीं देगा? लगान। तो गांधी जी ने बोला, किसानों को बोला कि नॉन कोऑपरेशन करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मतलब आप लोग कोऑपरेट मत करो। तो नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या था? कोई लगान नहीं देगा। सॉरी यार, ये नॉन कोऑपरेशन नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस।
सिविल डिसोबीडियंस, यानी जब जनता ही आपको डिसोबे करने लगे, जनता ही आपकी बात नहीं माने, उसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। जनता किसकी बात नहीं मानेगी? अंग्रेजों की। लगान नहीं देंगे। गांधी ने बोला कोई लगान नहीं देगा, तो अब किसानों ने बोला साहब लगान नहीं देंगे तो ये हमको मारेंगे, हमको जेल में डाल देंगे, हमें हमारी जमीन बेच देंगे, हमारे जो जानवर है उनको ले जाएंगे। तो गांधी जी ने बोला कुछ भी करे ये कुछ भी करे, आपको लगान नहीं देना है। तो और आपको क्या नहीं करना? आपको हिंसा भी नहीं करनी, यानी आपको अहिंसा, अपना अहिंसा का पाठ पढ़ना है या अहिंसा करनी है। तो बोले कि भैया ये कैसी बात कर रहे हो सर, सिविल डिसोबीडियंस में ही तो होता है, यही तो बता रहा हूँ मैं। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आएगा, पूरे देश के लिए चलेगा। ये तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ, इन्होंने कहा ये अपना ये सिविल डिसोबीडियंस को भारत में कहाँ लॉन्च किया, ये बता रहा हूँ मैं। दूसरा बोला कि आप कुछ भी करें, अंग्रेज आपके साथ कुछ भी करे, आपको हिंसा हिंसा ही खेलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अगर आपको जेल में डाले जेल में चले जाना, और आपको अहिंसा वाली बात करनी है, ठीक है। आपको लगान नहीं देना है, आप लगान नहीं दोगे अंग्रेज को अपन घुटने पे ला देंगे। तो ये इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की पहली बार शुरुआत की, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, अंग्रेज भी परेशान हो गए कि यार हो क्या रहा है, किसानों को जेल में डाल रहे, किसानों को मार रहे, किसान चूचा नहीं कर रहे। गांधी जी कहने पे भी गांधी जी ने कहा है। और इस बात को लेकर मतलब जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये किसान तो बिल्कुल पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इनको मार पड़ रही है, इनका घर जब्त हो रहा है, इनकी जमीन जब्त हो रही है, इनके इनके जानवरों को खींच के ले जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, कई सारे किसानों को जेल में भी डाल दिया गया। गांधी जी ने बोला घबराना मत, चले जाओ जेल में, मैं सबको बचा लूंगा, लेकिन कोई अगर लगान नहीं देना, कोई लगान नहीं देगा। तो ठीक है, ये सब हुआ और अंग्रेज फिर टूट गए, अंग्रेज हार गए, अंग्रेज पस्त हो गए, और अंग्रेज ने बोला कि 2 साल का लगान माफ, 2 साल का लगान माफ कर दिया, 2 साल का लगान, 2 साल का लगान माफ कर दिया कि भाई इस साल का छोड़ो, अगले साल का भी लगान माफ, और कुछ मुआवजा भी दिया। तो ये था खेड़ा आंदोलन, ये था खेड़ा आंदोलन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अकाल पड़ा था, प्लेग भी फैला हुआ था, उन्हें बताया प्लेग फैला हुआ है, तो प्लेग से भी बहुत लोग मारे जा रहे हैं। भाई कोविड आया है अभी, जैसे कोविड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड सिर्फ नौकरी वालों को परेशान कर रहा, कोविड हर सेक्टर में परेशान कर रहा। जो नौकरी छोड़ के अपने घर गया है, अब वो किसानी करने लगा, तो पहले उससे खेत में 3 लोग काम कर रहे थे, अब 4 घर के मेंबर और बढ़ गए, तो अब खेत में 7 लोग काम कर रहे हैं, तो खेती में भी तो बोझ बढ़ जाएगा। ऊपर से सूखा पड़ गया, तो खेती में कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से ये पहुंच गए भाई साहब हमको लगान चाहिए, लगान चाहिए। तो ये था खेड़ा आंदोलन, और यहाँ से खदेड़ दिया अंग्रेजों को। क्लियर हुआ आपको? ये भी 1918 का, लेकिन अहमदाबाद मिली स्ट्राइक की बात का है। क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। रिप्लाई करिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?  अहमदाबाद, सॉरी, ये खेड़ा खेड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। 1914 से 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसी बीच में 1915 में जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक कानून लाया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून में ये था भाई, इनको ये लगा कि भाई हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ना है, यहाँ पे भारत के क्रांतिकारी ज्यादा धूमधाम ना मचाए, तो एक ऐसा कानून ला दो जिसमें जो ज्यादा तेज चलेगा उसको जेल में बंद कर दो बिना किसी सवाल जवाब के, पुलिस ने उठा लिया जेल में डालो, जैसे आज आज यूएपीए चल रहा है, किसी को भी आतंकवादी बना दो, तो ऐसा ये कानून था। और ये इसलिए था कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक चल रहा है तब तो भारत में शांति बनी रहे, भारत में कोई धूमधाम ना मचाए, कोई ज्यादा तूफानी काम ना करे, ये था। अब क्या हुआ, 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी खत्म होने वाला था।
क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो अंग्रेजों को लगा, भारत के ये ब्रिटिश को लगा कि भैया इस एक्ट ने तो बड़े जलवे दिखाए, इस एक्ट की वजह से हमने सबको पीटा पाटा, अब ये एक्ट खत्म होने वाला है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया 1915 में आया था, तो इसलिए आया था कि जब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है तब तक भारत में ये कानून लगे। तो अंग्रेजों ने फटाफट एक नया कानून निकाला, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1918 में कानून निकाल दिया, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के साथ ये था कि जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होगा उसके 6 महीने बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेजों को ये कानून चाहिए था, क्योंकि इससे इन्होंने भारत ने बहुत लगाम रख के कस के रखी थी। तो उन्होंने फटाफट इसी कानून के तर्जुमे एक नया कानून निकाल दिया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1918, और इसको काला कानून भी कहते हैं। और रॉलेट एक्ट और आज के यूएपीए में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। चाहे तो यूएपीए आज का 1967 से चल रहा है, आज ये थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसलिए पेपरों में आता रहता है कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे उसी की फोटोकॉपी आज अपने देश में क्यों चला रहे हैं, जिसको चाहे उसको पकड़ ले रहे हैं। खैर वो अलग टॉपिक है। तो रॉलेट एक्ट 1918 में आया, इसको कहा जा रहा था काला कानून, और इसमें यही था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। जिसको भी उठा के पकड़ लिया और किसी भी मजिस्ट्रेट ने, जो लोअर लेवल का मजिस्ट्रेट था, उसने बोल दिया कि हाँ यार ये दोषी है तो उसको जेल में डाल दो, सड़ दें दो उसको जेल में, इसको काला कानून कहा गया। तो गांधी जी ने इसके विरोध में बोला कि यार अपन को आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ने इसके विरोध में बोला कि अपन को आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ने फरवरी 1919 में आंदोलन शुरू कर दिया इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, कि भैया ये गलत कानून है, काला कानून है। गांधी जी ने कब शुरू किया? फरवरी 1919 में। अच्छा, जब ये क्यों, गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या बोला कि देश भर में सब लोग इकट्ठा हों और इसका विरोध करें। और इस कानून में क्या था कि 5 से अधिक लोग अगर कहीं इकट्ठा होंगे, 5 से अधिक, तो उनको जेल में पकड़ के डाल दो। यूएपीए क्या है ये आप लोग सर्च करना है, ठीक है। यूपीएससी वालों को तो इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि पढ़ रहा ही है, एमपीएससी के सिलेबस में इतना नहीं है ये। तो इसमें क्या था, 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं, और गांधी जी क्या बोल रहे थे, कमेंट मत करो यार, ये पेन टैब हैंग हो जाता है। गांधी जी क्या बोल रहे थे कि भाई आंदोलन करो, और इस कानून में क्या था, 5 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे तो जेल में डाल देंगे। गांधी जी क्या बोल रहे थे फरवरी 1919 से, आंदोलन करो लेकिन लड़ाई नहीं करना, हिंसा वाला। अब इसी बीच में क्या हुआ, पंजाब से खबर आ गई, पंजाब से एक खबर आई कि भैया 2 लीडर थे बड़े बड़े, इनका नाम था एक का सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये सब आपको उसमें मिल जाएगा स्टैटिक में। इनको इसी कानून के तहत पकड़ लिया गया, रॉलेट एक्ट के तहत इनको पकड़ लिया गया। जब इनको पकड़ लिया गया तो भैया ये बड़े लीडर थे, इनको पकड़ लिया गया, सत्यपाल नाम था। तो यहाँ पे एक तरह से अनरेस्ट हो गया पंजाब में। तो पंजाब में क्या लगा दिया गया, ये जो पंजाब में एक तरह से क्या कहते हैं, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब आर्मी का शासन, कि भैया पंजाब में कोई इकट्ठा नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं बढ़ाएगा, 5 लोग से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, और अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कम से कम 10-15 हजार लोग इकट्ठा हो गए। और जबकि क्या लगा था, मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ में क्या था कि 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो, और यहाँ पे तो 10 से 15 हजार लोग इकट्ठा हो गए इस जालियांवाला बाग में। तो उस समय जो पंजाब का गवर्नर था, यानी सॉरी अधिकारी था, कमिश्नर था, उसका नाम था जनरल डायर। और डायर ने, आपको पता होगा क्या किया जलियांवाला बाग में, गया। देखो गलती हिंदुस्तानियों की भी थी कि जब मार्शल लॉ लगा है, 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आप हजारों में क्यों खड़े हो गए। और सबसे बड़ी गलती इसकी कि भाई कोई खड़ा हो गया तो क्या तुम गोली मार दो क्या। और इसने क्या किया आपको पता है, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन में इसने जालियांवाला बाग में ओपन फायर के आदेश दे दिए। और अंग्रेज कहते हैं कि 1000 लोग मारे गए, और इंडियन सोर्सेस कहते हैं कि 3000 से अधिक लोग मारे गए। जब जालियांवाला बाग हुआ तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, बोला ये क्या मजाक चल रहा है। और इसके विरोध में बहुत सारी चीज होने लगी। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भारतीय लोग थे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भारतीय लोग थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया कि हमें तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। जिन लोगों को अंग्रेजों की तरफ से बड़े बड़े क्या मिले थे, अवार्ड मिले थे, उनको वापस किया। जैसे कहा अवार्ड वापसी, जैसे नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने वापस कर दी। गांधी जी को सर की उपाधि मिली थी, ये वापस कर दी, क्योंकि आपने जालियांवाला बाग कर दिया। और जब जालियांवाला बाग हो गया तो ये एक तरह से उबाल मार गया, मतलब पूरे देश में एक लहर दौड़ गई कि यार हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो जालियांवाला बाग क्यों हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, क्या मेन रीजन था, गांधी जी ने कब शुरू किया आंदोलन, क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए। Yes, sir.
हम मुस्लिम लीग के पास चलते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से चला? 1914 से 1918। और इसमें मैंने बताया था मुस्लिमों के जो खलीफा थे ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। रॉलेट एक्ट बताया तो बेटा, रॉलेट एक्ट में ये था कि 5 लोग से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, अंग्रेज जिसको चाहे उसको पकड़ के जेल में डाल सकता है कि भाई ये गलत आदमी है, ये कुछ दिक्कत कर रहा है हमारे लिए, और जेल में डाल दो, जेल में सड़े। ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। और रॉलेट एक्ट आ गया था, चालू हो गया था, लोगों को पकड़ने लग गए थे। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किशलू को पकड़ लिया गया था इसके विरोध में। तो वहां पे रैलियां निकलने लग गई थी पंजाब में, इसलिए तो मार्शल लॉ लगाया गया। और फिर भी हमने देखा कि बैसाखी के दिन में जलियांवाला बाग में 10 से 15,000 लोग इकट्ठे हो गए और उस गुस्से में डायर ने वहां पे गोली चलवा दी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट यही है, काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ेंगे नहीं, और गायब हो जाओगे, घर वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप गए कहाँ, जैसे यूएपीए में आजकल होता है। इसीलिए मैं सरकार विरोधी बात नहीं करता, और आपको भी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों को नौकरी सरकार की करनी है, और मैं तो सरकारी कर ही रहा हूँ नौकरी। खैर, तो खलीफा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, और हमने देखा कि 1918 में जीते कौन? एक्सिस पावर, यानी ये ऑटोमन वाले हार गए। तो ऑटोमन वाले हार गए, तो जो खलीफा है यानी ऑटोमन है, ये हारे हुए लोग हैं, और ब्रिटेन ने इसका बहुत बड़ा एम्पायर को बांट दिया। भाई इनका इलाका बहुत बड़ा था, अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया। तो खलीफा का एम्पायर तोड़ दिया, खलीफा को बेइज्जत किया। बेइज्जत मतलब भाई आपके पास मान लो 10 रुपए है, हमने आपसे 9 रुपए छीन के 1 रुपए दिया, तो मुसलमान तो भड़क ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा उस समय मुसलमान जो थे वो भारत में थे, और भारत में तो बकायदा मुस्लिम लीग बनी हुई थी, और इसको लीड जिन्ना कर रहे थे। तो यहाँ पे बड़ा बवाल हो गया कि ऐसे कैसे खलीफा के साथ आप बुरा कर सकते हैं। और कर कौन रहा है? ब्रिटेन ही तो कर रहा है, ब्रिटेन भी हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया खिलाफत मूवमेंट। क्या शुरू किया? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मतलब होता है अपोज, हम तुम्हारे अपोज में। किसके अपोज में? ब्रिटिश के अपोज में। और खिलाफत को आप खलीफा से भी जोड़ सकते हो कि हम खलीफा के साथ। और खिलाफत मूवमेंट चलाया था मुस्लिम लीग, और खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले 2 भाई थे जिनको कहते अली बंधु। अली बंधु, और अली बंधु जो थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे। इन लोगों ने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट, लेकिन इसको मेन फिर लीड करने लगी मुस्लिम लीग, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसको लीड करने लग गए। गांधी जी सब देख रहे थे। ये 1918 से शुरू हो गया था, और इन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और ये कमेटी की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, और इस कमेटी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे मोहनदास करमचंद गांधी को। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की पहली बैठक का पहला अध्यक्ष गांधी जी है। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, एग्जाम में आया, कोई टिक ही नहीं मारता गांधी जी को, सब टिक मारते जिन्ना को। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे, और गांधी जी ने बोला यार देखो, हिंदू तो परेशान है ही है भाई, डायर ने गलत काम कर दिया जालियांवाला बाग में, रॉलेट एक्ट आ गया, लोगों को पकड़ रहे हैं, तो हिंदू तो वैसे ही परेशान है, पंजाबी परेशान है, और मुसलमान अलग परेशान है। तो गांधी ने बोला क्यों ना हिंदू प्लस मुसलमान एक हो जाए, और मिलके मारेंगे अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्लब कर दिया कि भाई खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लीग कर ही रहा है, और गांधी जी अपना आंदोलन कर ही रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो इन दोनों को क्लब करके गांधी जी ने बोला कि जो खिलाफत मूवमेंट है असल में किसके खिलाफ है? ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। तो हिंदू है या मुस्लिम, पूरे देश के लोग, हर हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ अब काम करेगा। ये था खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट चला, खूब रैलियां हुई, खूब आंदोलन हुए, खूब मारा पीटी हुई। गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो हिंसा को फॉलो कर रहे थे, मुस्लिम लीग वाले कुछ फॉलोवर हिंसा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये काफी सफल था। ये खिलाफत मूवमेंट जो था काफी सफल था। शुरू क्यों हुआ, ऑटोमन के साथ क्या हुआ, खलीफा कौन थे, ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपको बता दीजिए। Yes, sir. इसी बीच में 1920 में गांधी जी ने शुरू कर दिया NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब अभी तक क्या था, हम आपका विरोध करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं तुम्हारी गाड़ी चलाता हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं अंग्रेज की गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं भारतीय हूँ और अंग्रेजी नौकरी कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ और अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। मतलब हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, स्वदेशी बॉयकॉट में ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था, और गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और इसमें जो मुस्लिम लीग थी वो भी इनके सपोर्ट में थी, मुस्लिम लीग भी इसमें साथ थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत धूमधाम से चल रहा था। अच्छा, इसी बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस दिन शुरू हुआ था, इसकी तारीख आप लोग देख लेना, उसी दिन तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। तिलक साहब का देहांत हो गया था, उसी दिन हो गया था जिस दिन ये मूवमेंट शुरू हुआ। और फिर इनके सम्मान में एक स्वराज फंड बनाया गया था, स्वराज फंड। भाई तिलक क्या बोल रहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाके रहूंगा।
तो स्वराज फंड बनाया गया था, इसमें सब लोगों ने, जिस तरह अभी पीएम केयर्स फंड में सबने पैसा दिया, उस तरह स्वराज फंड में सबने उस समय पैसा दिया था। उस फंड का उपयोग फिर कांग्रेस ने किया था और फिर कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत तेजी से चलाया, बहुत तेजी से बढ़ाया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चला है तो इससे पूरे देश में भाई असहयोग, मतलब कोई अंग्रेज को सहयोग ही नहीं कर रहा है। और जो हमने स्वदेशी में देखा था, अंग्रेज घुटने में आ गए थे, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन चल ही रहा था। अब नॉन कॉपरेशन जब शुरुआत हुई तो कुछ समय बाद जितने बड़े लीडर्स सबको जेल में डाल दिया गया, सिवाय गांधी को। गांधी को छोड़ के सारे बड़े लीडर्स कहाँ थे, जेल में थे, जेल में थे। तो कांग्रेस वाले गांधी जी को बोल रहे थे, गांधी जी नॉन कॉपरेशन तो कब तक चलेगा, थोड़ा अगला गियर डालो यार, अब सिविल डिसोबीडियंस करो। सिविल डिसोबीडियंस मतलब एक काम है कि सर मैं आपको क्लास ले रहा हूँ और आप मेरी क्लास नहीं कर रहे, तो ये हुआ नॉन कॉपरेशन। मैं आपको बोल रहा हूँ एडमिट करो, आज जाओ क्लास में, इंटर करो, आप नहीं कर रहे। दूसरा ये कि आप क्लास में इंटर तो कर गए मान लो, उसके बाद आप क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ कर रहे हैं, इसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन का अगला स्टेप है सिविल डिसोबीडियंस। तो अब सारे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं गांधी जी तुम ही बाहर हो, हम सब तो जेल में हैं, गियर डालो यार, गियर डालो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो। तो गांधी जी ने बोला कि अब से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। और गांधी जी ने इसकी घोषणा करी थी फरवरी में, 6 फरवरी 1922 में गांधी जी ने बोला कि अब हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, अब हम इसको अगले फेज में ले जाएंगे और अब हम इसको सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। कि मतलब अब आप अंग्रेजों को मुंह में ना बोलो, अंग्रेजों से हाथ मतलब एक एक हाथ करो और अंग्रेजों की हर बात को डिसोबे करो। अंग्रेज बोल रहे हैं लेफ्ट में चलो, आप चलो राइट में। अंग्रेज बोले लगान दो, आप बोलो हम नहीं देंगे। अंग्रेज बोल रहे हैं कि भैया ये टैक्स तो आप नहीं दो, जो अंग्रेज बोले वो आपको नहीं करना। 6 फरवरी को उन्होंने बोला ही था। और तारीख देख लेना, 11 या 12 फरवरी को एक नया कांड हो जाता है। एक जगह है चौरी चौरा, और चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस वालों को मार दिया, जल के मर गए 22 पुलिस वाले। और 12 फरवरी को ये हो गया और चौरी चौरा कांड हुआ। तो गांधी जी सिर्फ 6-7 दिन हुए थे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट लॉन्च किए, वो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। गांधी जी को लगा यार मैं तो हिंसा हिंसा बोल रहा हूँ, इन लोगों को ये तो नहीं बोला कि सिविल डिसऑर्डर्स में किसी को मार दो, किसी को जला दो। लेकिन यार चौरी चौरा कांड हो गया, गोरखपुर में पड़ता चौरी चौरा। और चौरी चौरा जब होगा तो गांधी जी का बड़ा दिमाग खराब हुआ, गांधी जी ने फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे जुड़ी हुई और बातें जो अपन कल कर लेंगे, लेकिन आज की अपन ने जो भी क्लास पढ़ी है, हमने खिलाफत पढ़ा है, हमने आज देखा जालियांवाला बाग, हमने रॉलेट एक्ट देखा, आज हमने और क्या देखा, या सहयोग आंदोलन देखा, हमने गांधी जी को पूरा लॉन्च कर दिया यहाँ पे, हमने खेड़ा देखा, अहमदाबाद देखा, हमने चंपारण देखा। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।